हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार रेलवे एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट का टेस्ट सीरीज वॉल्यूम 3 के सेट नंबर 2 के साथ। सेट नंबर 2 में जो जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस हैं जो आर्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। और सेट नंबर 2 में आर्ट्स का पहला क्वेश्चन जो आपका है वो क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 जो सेट 2 का है वो आर्ट्स का क्वेश्चन है और 29 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर कुछ ही विक्रेताओं का वर्चस्व होता है? किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर कुछ ही विक्रेताओं का वर्चस्व होता है? तो आंसर जानने के पहले हम लोग थोड़ा डिस्कस करें। पूर्ण स्पर्धा, जहां बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर होंगे, जहां पर बाजार में विक्रेताओं का बहुत संख्या होगा तो वहां फुल कंपटीशन होगा। पूर्ण स्पर्धा, जहां पर एक ही होगा तो एकाधिकार होगा। और यहां पर है बाजार अथवा उद्योग पर कुछ ही विक्रेताओं का, कुछ विक्रेताओं का हो, बहुत अधिक नहीं है, कुछ विक्रेताओं का। तो इसके हिसाब से ये आंसर आपका हो जाएगा अल्पाधिकार। पूर्ण स्पर्धा जब बहुत अधिक होगा तो फुल कंपटीशन की स्थिति होगी। जब किसी की मोनोपोली होगी, एक ही होगा, तो एकाधिकार होगा। और जब कुछ रहेंगे तो अल्पाधिकार होगा। और इसलिए ये आंसर आपका जो होगा वो सी होगा। आंसर आपका सी हुआ, अल्पाधिकार। तो जब किसी बाजार में या उद्योग पर कुछ ही विक्रेताओं का वर्चस्व हो तो इसे अल्पाधिकार कहेंगे। आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जीएस का ठीक 30वां क्वेश्चन आपका है। 30 नंबर का क्वेश्चन जो है वो जीएस का है, उसको हम लोग देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया 30 नंबर क्वेश्चन। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पहले आंसर पर आ जाइए। आंसर आपका होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब बारदोली सत्याग्रह के बारे में हम लोग बात करेंगे। बारदोली सत्याग्रह कब का है, कैसा सत्याग्रह था, किससे जुड़ा हुआ था, ये सब बातें। बारदोली गुजरात में, बारदोली गुजरात में, और वहां पर किसानों का एक आंदोलन था। किसानों के उस आंदोलन को नेतृत्व दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। और बारदोली सत्याग्रह क्या था? तो किसान आंदोलन था। ये किसान आंदोलन था और इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। और बारदोली कहां पर? तो गुजरात में। बारदोली कहां? गुजरात में। अब देखिए, किसान आंदोलन और गुजरात, दो बात है। तो गुजरात में एक खेड़ा आंदोलन भी था। खेड़ा आंदोलन, खेड़ा भी किसान आंदोलन भी था। खेड़ा भी किसान आंदोलन, खेड़ा भी गुजरात में। और खेड़ा आंदोलन हुआ था 1918। और ये जो बारदोली है, बारदोली, बारदोली जो किसान आंदोलन था ये 1928। ये भी याद रखने का थोड़ा अच्छा है। 18 और 28, 18 और 28, 18 खेड़ा सत्याग्रह और 28, 1928 बारदोली, और दोनों गुजरात में, और दोनों आंदोलन किसान आंदोलन। तो बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये किसान आंदोलन था, किसानों का आंदोलन था। 28 का ये आंदोलन था। 27 में, 1927 में किसानों का भू राजस्व, भू जो लैंड टैक्स था, लगान जो था वो 22% बढ़ा दिया गया था। उसके अगेंस्ट में ही, लगान ज्यादा बढ़ा दिया गया था, उसके अगेंस्ट में ही बारदोली आंदोलन शुरू हुआ था और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। और खेड़ा भी गुजरात का किसान आंदोलन 1918। किसान आंदोलन की बात, तो एक चीज और बात सुन लो। किसान आंदोलन, किसानों का एक कृषक महासभा हुआ था वो 1936 में। किसानों का अखिल भारतीय किसान महासभा का आयोजन हुआ था 1936 में। अखिल भारतीय किसान या कृषक महासभा
का आयोजन हुआ था 1936 में। कहां पर? लखनऊ में। और उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी सहजानंद सरस्वती उसके अध्यक्ष हुए थे। अखिल भारतीय किसान महासभा के अध्यक्ष 1936 में लखनऊ में कौन हुए थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती, जिनका वो उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था, लेकिन उनकी कर्म भूमि या आंदोलन का उनका मुख्य रूप से क्षेत्र रहा बिहार। तो किसान आंदोलन का एक बहुत बड़े व्यक्तित्व, किसान आंदोलन के एक बहुत बड़े व्यक्तित्व हुए स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो 1936 लखनऊ में किसान महासभा की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। यहां पर हम लोग का क्वेश्चन था, बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। आंसर सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अब 31 नंबर क्वेश्चन फिर हम लोग का जीएस का है। 31 नंबर क्वेश्चन फिर जीएस का है और उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आ गया, निम्न में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ इसमें से कौन सा क्षेत्र है भारत का? तो पूर्वी घाट है कि विंध्याचल है कि अरावली है कि पश्चिमी घाट है? आंसर हमारा आंसर इसमें होगा डी। आंसर होगा डी, पश्चिमी घाट। ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, तो प्रायद्वीपीय भारत में का ये जो है आपका पश्चिमी घाट हो गया, यहां पर आपका पूर्वी घाट हुआ और विंध्याचल हो गया और फिर ये आपका अरावली, ये अरावली विंध्य, ये आपका पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, ये हो गया पूर्वी घाट। हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो आंसर होगा पश्चिमी घाट। आंसर होगा पश्चिमी घाट। इसको हम लोग फिर से देख रहे हैं, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट देखिए, उष्णकटिबंध को बोला जाता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी कर्क रेखा से मकर रेखा को उष्णकटिबंध कहा जाता है। उष्णकटिबंध में और खास करके उष्णकटिबंध में ही एक बेल्ट जो है 5 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ, उसको हम लोग विषुवतीय क्षेत्र कहते हैं। तो उष्णकटिबंध में सदाबहार, खास करके विषुवतीय क्षेत्र में सदाबहार वन यानी जो सालों हरा भरा रहता है, जिसकी पत्तियां एक बार में नहीं गिरती हैं, वो सदाबहार वन। तो उस तरह का वन हमें पश्चिमी घाट में मिलेगा, भारत के पश्चिमी घाट में मिलता है, खास करके केरल में। और जैव विविधता के लिए अगर क्वेश्चन आता है भारत में जैव विविधता के लिए, तो फिर वहां भी ऑप्शन में पश्चिमी घाट होता है। जैव विविधता, डिफरेंट टाइप के जो जीव जंतु और वनस्पति मिलते हैं, वो पश्चिमी घाट में। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का सबसे उपयुक्त, सबसे जो सुटेबल एग्जाम्पल भारत में है वो पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आएंगे। और फिर हम लोग का क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग का जीएस का आएगा। 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग का जो है वो जीएस का है। पृथ्वी तथा वाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा क्या कहलाती है? पृथ्वी तथा वाह्य अंतरिक्ष के बीच की जो रेखा, अंतिम रेखा है, उसको क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। देखिए, पृथ्वी के परितः, पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ जो एक गैसीय आवरण है, पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसीय आवरण है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। वायुमंडल में लेयर्स हैं, तो सबसे निचले लेयर को ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं, उसके बाद के लेयर को
समताप मंडल कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। उसके बाद के मंडल को हम लोग आयनोस्फेयर कहते हैं। और आयनोस्फेयर के बाद भी एक आयनोस्फेयर यानी जहां गैस आयोनाइज्ड फॉर्म में होता है, आवेशित रूप में रहता है, चार्ज रूप में रहता है, वो आयनोस्फेयर। तो ये आपका क्षोभ मंडल हो गया, क्षोभ मंडल, ध्यान से देखेंगे, क्षोभ मंडल। इसके बाद समताप मंडल, और समताप के बाद है आयन मंडल, आयन मंडल। और आयन मंडल के बाद तो चुंबकीय गुण के कारण कहीं कहीं चुंबकीय मंडल की भी स्थिति होती है, मैग्नेटिज्म की बात वहां पर होता है, तो वहां पर चुंबकत्व का गुण भी मिलता है। एक चीज यहां पर जानिएगा, जो बोल रहा है कि दो लेयर्स के बीच में जहां पर ट्रांजिशन फेज होता है, जहां दोनों का गुण मिलना शुरू होता है, उस पट्टी का नाम, जैसे क्षोभ मंडल, तो क्षोभ मंडल को हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर जहां खत्म हो रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर शुरू हो रहा है, तो उस पट्टी को कहते हैं ट्रोपोपॉज। उसी तरह से समताप मंडल यानी समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर जहां खत्म हो रहा है और आयन मंडल जहां शुरू हो रहा है, उस पट्टी को, जहां पर समताप मंडल का गुण कम होने लगेगा और आयन मंडल का गुण आने लगेगा, तो उस पट्टी को हम लोग फिर क्या कहते हैं, तो स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। उसी तरह से ये आपका जो है जहां पर चुंबकीय गुण वाली बात है, और उसके बाद एक्सोस्फेयर आ जाएगा, यानी वायुमंडल के बाद की बात आएगी। तो अंतरिक्ष कहां, अंतरिक्ष किसको कहेंगे, जहां तक हमारा गुरुत्वीय सीमा खत्म होगा उसके बाद की जो बात होगी वहां से अंतरिक्ष हमारे लिए होगा। ऐसे अंतरिक्ष का डिफिनेशन ये होता है कि दो खगोलीय पिंड का गुरुत्वीय सीमा जहां खत्म हो रहा है तो वो जगह अंतरिक्ष होगा। और पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में अंतरिक्ष को हम लोग बोलेंगे कि पृथ्वी का गुरुत्वीय सीमा जहां खत्म होगा उसके बाद का ब्रह्मांड का जो भी चीज है वो हमारे लिए अंतरिक्ष हो गया। इस आम रूप से ऐसे बोला जाता है पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में, कि पृथ्वी की गुरुत्वीय सीमा जहां खत्म हो रहा है और जहां तक हमारा गुरुत्वीय सीमा है वहां तक हमारा मोटा मोटी एटमॉस्फेयर का एक्सटेंशन है। और जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो फिर इधर एटमॉस्फेयर बड़ा विरल हो जाता है। तो जहां चुंबकत्व वाला बात है, चुंबकीय जहां गुण है, चुंबकीय गुण वाला जो हमारा लेयर है वहां खत्म होता है, उसके बाद आपका आता है अंतरिक्ष। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, ये जैसे हमने बताया यहां पर कि ट्रोपोपॉज, तो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर, तो बीच में आएगा ट्रोपोपॉज, यानी जो स्फेयर खत्म हो रहा है और जो अगला है, तो नीचे वाले के नाम से ही ये पॉज वाला बात आता है। तो ट्रोपोस्फेयर खत्म हो रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर शुरू हो रहा है, तो उस पट्टी पर, वहां पर उस पट्टी का नाम होगा ट्रोपोपॉज। फिर स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल, समताप मंडल खत्म हो रहा है और आयनोस्फेयर, आयन मंडल शुरू होने वाला है, तो वहां पर जो वो ट्रांजिशन पट्टी जो रहेगा, जहां वो ट्रांजिशन पट्टी जो होगा, जहां दोनों मंडल का गुण उसमें रहेगा, तो नीचे वाले के नाम से रखा जाता है उसका नाम। उस पॉज का नाम किसके नाम से रखा जाता है, नीचे वाले के नाम से। तो आयन मंडल और समताप मंडल के बीच में, स्ट्रेटोस्फेयर और आयनोस्फेयर के बीच में जो ये पॉज वाली पट्टी होगी, इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेटोपॉज। उसी तरह से ये चुंबकीय वाला जो लेयर है, चुंबकत्व का गुण जहां है वो आयनोस्फेयर का ही है, तो वो खत्म हो रहा है, यहां अंतरिक्ष यानी स्पेस शुरू हो रहा है, तो इसको इसी के नाम से रखेंगे और इसलिए ये होगा मैग्नेटोपॉज। उसको क्या कहेंगे, मैग्नेटोपॉज। अब क्वेश्चन पर हम लोग आ रहे हैं। हमने बस ये बताया कि जहां पर पॉज की बात है, जहां पर वो ट्रांजिशन वाला बेल्ट है, तो ट्रांजिशन वाले बेल्ट का नाम नीचे वाले लेयर के नाम से होता है। इस चीज को एक ध्यान रखिएगा, ये कि जैसे ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में जो वो संक्रमण पट्टी होगी, उसका नाम किसके हिसाब से होगा, तो नीचे वाले के नाम से। और नीचे वाले का नाम क्या है, ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर, तो इस पॉज का नाम क्या होगा, ट्रोपोपॉज। फिर आयन मंडल, आयनोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में जो संक्रमण पट्टी बनेगी, उसका नाम किसके नाम से होगा, स्ट्रेटोस्फेयर, तो वहां स्ट्रेटोपॉज। उसी तरह से मैग्नेटिक गुण वाला जो पट्टी है, जो लेयर है, उसका और स्पेस के बीच में जो पॉज बनेगा, उसका नाम किसके नाम से रहेगा, मैग्नेटोपॉज। मैग्नेटोपॉज यानी मैग्नेटिक गुण वाला वहां पर लेयर खत्म हो रहा है और स्पेस शुरू हो रहा है, तो उसका नाम होगा मैग्नेटोपॉज।
यहां पर ट्रिक के रूप में हमने ये बताया कि ये जो पॉज बेल्ट होता है उसका नाम नीचे वाले लेयर के नाम से होता है, न कि ऊपर वाले। नीचे वाले लेयर के नाम से पॉज बेल्ट का नाम पड़ता है, तो ये नाम होगा मैग्नेटोपॉज। मैग्नेटोपॉज। फिर हमने इस क्वेश्चन में आपको यह बताया कि अंतरिक्ष किसको कहते हैं, तो अंतरिक्ष निर्वात वो जगह होगा, अंतरिक्ष वो जगह होगा जहां दो खगोलीय पिंड की गुरुत्वीय सीमा समाप्त होती है, वहां किसी की गुरुत्वीय सीमा नहीं लग रही है। ऐसे उसका सही अर्थ अंतरिक्ष का यही अर्थ होता है। पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में अंतरिक्ष का मतलब है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय सीमा के परे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो पृथ्वी के लिए क्या है, अंतरिक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 35 हमारा फिर जीएस का क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 35। और 35 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35। मनरेगा योजना के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण समिति का चुनाव कौन करता है? मनरेगा योजना के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण समिति का चुनाव कौन करता है? तो ये आपका ग्राम सभा करता है। मनरेगा जो ग्रामीण लोगों को जो भी गवर्नमेंट का काम हो रहा है उसमें ग्रामीण लोगों को रोजगार देने के लिए दैनिक रोजगार देने का काम मनरेगा के तहत किया जाता है। स्थानीय मजदूरों का, स्थानीय श्रमिकों को काम दिया जाता है। आप मनरेगा क्या है जान रहे हो। तो मनरेगा योजना के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण, अंकेक्षण का मतलब था ऑडिट करने का काम कि कैसा काम हो रहा है, किसको काम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो ये जो अंकेक्षण का काम होता है, ऑडिट करने का काम होता है, ये कौन करता है? ग्राम सभा। तो मनरेगा के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण समिति का चुनाव, सामाजिक अंकेक्षण समिति का चुनाव कौन करता है? ग्राम सभा। इसलिए आंसर हमारा यहां पर बी होगा, ग्राम सभा। मनरेगा योजना के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण, अंकेक्षण यानी ऑडिट करना, अंकेक्षण समिति का चुनाव कौन करेगा? जो मनरेगा के तहत जो काम हो रहा है और वो सही हो रहा है नहीं हो रहा है, उसमें सभी वर्ग के लोगों को पार्टिसिपेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनको काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इन सारी चीजों का ऑडिट करने के लिए जो एक कमेटी होती है उसको कौन बनाएगा? तो ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आएंगे और फिर आपका जीएस का क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन, 36 जीएस का हम लोग का है और ये आ गया। निम्नांकित का मिलान कीजिए। राधा रेड्डी ये नृत्यांगना और एक तरफ नृत्य दिया हुआ है और हम लोग को मिलाना है कि कौन नृत्यांगना किस नृत्य से संबंधित है। तो राधा रेड्डी ये कुचिपुड़ी के नृत्यांगना है। राधा रेड्डी कुचिपुड़ी, राधा रेड्डी कुचिपुड़ी की नृत्यांगना है, कुचिपुड़ी। पद्मा सुब्रमण्यम ये भारतनाट्यम की नृत्यांगना है और सितारा देवी ये कथक की नृत्यांगना है। ये भारतनाट्यम नृत्य जो है, भारतनाट्यम नृत्य मुख्य रूप से कहां का है? तो तमिलनाडु का। भारतनाट्यम कहां का है? तमिलनाडु के नृत्य, तमिलनाडु का है। कथक जो है ये उत्तर भारत का नृत्य है, उत्तर भारत का नृत्य है, नॉर्थ का। ये कुचिपुड़ी जो है ये आपका आंध्रा का है। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का नृत्य है, आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथक उत्तर भारत का, भारतनाट्यम तमिलनाडु का। और कथक उत्तर भारत का हुआ। इसी तरह से कथकली होता है, कथकली, कथकली ये आपका
केरल का, कथकली ये होता है केरल का। और यहां पर हम लोग को नृत्यांगना और सुटेबल जो नृत्य है उससे मिलाना है। तो राधा रेड्डी 1 का सी हुआ, 2 का ए हुआ और 3 का बी हुआ। तो आपका ए का हो गया सी, बी का हो गया ए और सी का हो गया 1 का हो गया सी, 2 का हो गया आपका ए और 3 का हो गया बी। तो सी ए बी, तो सी ए बी, सी ए बी, ये आपका सी आंसर हो जाएगा। यानी राधा रेड्डी कुचिपुड़ी की नृत्यांगना है, पद्मा सुब्रमण्यम भारतनाट्यम की नृत्यांगना है और सितारा देवी कथक की नृत्यांगना है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है, कथक उत्तर भारत का नृत्य है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे सेट में नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन भी आर्ट सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। निम्नांकित में कौन सी संघीय सरकार की एक विशेषता है? संघीय सरकार, संघीय सरकार यानी केंद्र हो और राज्य हो तो संघीय सरकार होगा। तो संघीय सरकार संघ तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। संघीय सरकार में क्या होता है? पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाता है। पावर एक जगह नहीं, पावर को नीचे तक डिसेंट्रलाइज किया जाता है, विकेंद्रीकृत किया जाता है शक्ति को। तो संघीय सरकार की क्या विशेषता है? तो इसके हिसाब से संघीय सरकार क्या होता है? तो एक केंद्र होगा और राज्य होंगे, तो इसको संघ बोलते हैं। तो संघीय सरकार की विशेषता संघ तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। यहां संघ का तात्पर्य हो जाएगा केंद्र, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, ये संघीय सरकार की आधारभूत विशेषता है। अब आप देखेंगे तो आंसर हमारा सी हो गया। भारत क्या है? तो भारत में भी संघीय सरकार है। तो भारत में संघीय सरकार है, लेकिन हमारे संविधान में इस संघीय सरकार को क्या कहा गया है? यूनियन। इस संघीय व्यवस्था को क्या कहा गया है? यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूएसए में जो संघीय व्यवस्था है उसको क्या कहते हैं? फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, फेडरेशन, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। दोनों संघीय व्यवस्था है, लेकिन दोनों में आधारभूत अंतर क्या होता है? हमारे यहाँ जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, राज्यों का जो संघ है, जो पहला आर्टिकल में यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसमें है कि पहले हमारा देश है और राज्यों का जो अस्तित्व दिया गया है, राज्यों का जो अस्तित्व दिया गया है वो सत्ता के विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से दिया गया है। राज्यों का स्वतंत्र कोई अस्तित्व, संघ के परे राज्य का कोई अस्तित्व नहीं है, संघ के परे राज्य का कोई अस्तित्व नहीं है। पहले ये देश है और देश में राज्यों का निर्माण हम सत्ता के विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के लिए किए हुए हैं। और फेडरेशन ऑफ स्टेट में क्या है कि पहले से ही इनका अस्तित्व है, एक एग्रीमेंट से ये बंधे हुए हैं, यानी ये यूनिट, ये राज्य जब चाहेंगे इस संघ से, इससे अलग हो सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ यूनियन ऑफ स्टेट्स हमारे यहाँ है और हमारे यहाँ राज्य को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। संघ, राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो एक चीज हमने ये बताया कि भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। इस तरह का क्वेश्चन जब आएगा फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ, तो इसको हमेशा इंग्लिश वर्जन से ही देख करके इसका आंसर कीजिएगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है। और हमारा भारतीय संविधान का पहला आर्टिकल ही कहता है, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स। फेडरेशन ऑफ स्टेट्स हमारे संविधान में नहीं कहा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो यहां पर क्वेश्चन हमारा था कि संघीय सरकार की क्या विशेषता होती है? तो संघीय सरकार की यह विशेषता होती है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, यानी देश पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाएगा। केंद्र के पास कुछ पावर रहेगा, कुछ पावर राज्य के पास रहेगा। तो संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण,
ये संघीय सरकार की आधारभूत विशेषता है। अब हमने बताया संघीय सरकार यूनियन ऑफ स्टेट्स कॉन्सेप्ट पर भी है और फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। भारत में क्या संघीय व्यवस्था को क्या क्या कहा गया है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स का एक चीज याद रखिएगा कि हमारे यहाँ शक्ति का बंटवारा किया गया है, पावर को बांटा गया है, लेकिन राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। फेडरेशन ऑफ स्टेट्स क्या है कि राज्यों का अस्तित्व, वहां के राज्यों का अस्तित्व पहले से स्वीकार किया गया है और एक एग्रीमेंट के तहत ये राज्य एक संघ के रूप में बंधे हुए हैं। उस संघ से वो अलग भी हो सकते हैं, जैसे यूएसएसआर था, पूर्व सोवियत संघ जो था, उसके जो भी राज्य सब बहुत अलग हो गए, जैसे उज्बेकिस्तान अलग हुआ, कजाकिस्तान अलग हुआ, यूक्रेन अलग हो गया, बेलारूस अलग हुआ, तो वो संघ टूट गया। उसमें सबसे बड़ा रूस था, रूस अभी भी है। तो हमारे यहाँ यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ये क्वेश्चन चूंकि पूछता है इसलिए इसकी बात की गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आएंगे और हमारे सेट में नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर का क्वेश्चन जो है वो जीएस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 37 तो डिस्कस हो ही गया। 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन भी हमारा जनरल स्टडीज में 8 सब्जेक्ट का है और 38 नंबर क्वेश्चन के लिए आएंगे। नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी तड़ित झंझा या बिजली युक्त तूफान है जो संबंधित है कहां से? पहले आंसर लगा लीजिए। ये भारत तथा बांग्लादेश यही होगा। भारत भूटान नहीं होगा, भारत तो होगा लेकिन भूटान नहीं होगा, भूटान नेपाल नहीं होगा, बांग्लादेश तो होगा लेकिन म्यांमार नहीं होगा, इसलिए सुटेबल होगा भारत तथा बांग्लादेश। ये नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी, नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी, देखिए हमारे मानसून आने के पहले की स्थिति में मार्च से जून की स्थिति में जब सूर्य उत्तरायण होता है, सूर्य ऊपर के अक्षांशों में, उत्तर के अक्षांशों में के तरफ सीधा पड़ता है, तो सूर्य का उत्तरायण होना होता है, तो उस समय एक तूफान की स्थिति बनती है, जिससे भी बंगाल में तूफान की स्थिति बनती है, जिससे वर्षा होता है। और उस वर्षा को यानी आपका जो मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून है उसके पहले की स्थिति, यानी मार्च से जून के बीच की स्थिति। और इसमें जो वर्षा होता है उसको अलग अलग जगह पर, ये कहां से? बंगाल की खाड़ी से। और उसके कारण ये जो तूफान के कारण जो वर्षा होता है उसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है। खास करके पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेश में इसको हम लोग काल बैसाखी कहते हैं, काल बैसाखी कहते हैं, जबकि उड़ीसा के तट और बंगाल में इसको नॉर्वेस्टर कहते हैं और बोडाजली कहते हैं। आपको कहां पर? तो असम में। तो ये उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और असम रीजन तक ये, और मोटा मोटी नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी भी कहा जाता है। तो यहां पर जो ऑप्शन है, ऐसे नॉर्वेस्टर जो है वो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक में, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में, ठीक है। अब वोडालजी इसको बोलते हैं कहां पर? बोडो जो है असम, तो वोडालजी बोलते हैं कहां? असम में। लेकिन खास करके ये नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी एक रूप में ही माना जाता है। तो नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी ये हमारा जो दक्षिण पश्चिम जो मुख्य मानसून हमारा होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून, उसके पहले की स्थिति होती है और ये चक्रवाती तूफानों के कारण ये स्थिति बनती है, लेकिन हर साल की स्थिति रहती है और उससे आने वाले वर्षा को नॉर्वेस्टर या बैसाखी कहते हैं। और ये हमने बताया क्या कि आपको मुख्य रूप से ये उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है खास करके असम रीजन में ये बारिश होती है। तो इसको यहां पर जो ऑप्शन है कि नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी तड़ित झंझा या बिजली युक्त तूफान है जो से संबंधित है, तो भारत तो होगा लेकिन भूटान नहीं होगा, भूटान नेपाल नहीं होगा, ये फिर बांग्लादेश तो होगा लेकिन म्यांमार नहीं होगा, इसलिए हमारा आंसर होगा भारत तथा बांग्लादेश। तो आंसर सी हो गया 38 का, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे और फिर 38 के बाद 40 नंबर का क्वेश्चन जो है वो हम लोगों का जीएस का क्वेश्चन मिलेगा। 40 नंबर क्वेश्चन 39 नेटस्केप नेविगेटर, ये आपका साइंस का क्वेश्चन में रहने दीजिए। 40 में आइए। क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो क्योटो से ही बात यहां पर स्पष्ट हो गया,
ये कहाँ हुआ था? जापान में। और किसके लिए? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये सम्मेलन हुआ था, ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के प्रॉब्लम से बचने के लिए और के लिए जो ये सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था? जापान में और क्योटो में। तो इसको क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। ये कब का है? पहले बार 1997 में हुआ था, 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर 41 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है, विंबलडन स्थान निम्नांकित में से किस खेल से संबंधित है? तो लॉन टेनिस, विंबलडन लॉन टेनिस, विंबलडन स्थान किसके लिए है? लॉन टेनिस के लिए है। और लॉन टेनिस में विंबलडन, और विंबलडन कप ये जो लॉन टेनिस का है ये कहां का है? यूके का। विंबलडन यूके का। फिर यूएसए ओपन भी होता है। तो ये विंबलडन जो है वो यूके का है, और विंबलडन स्थान जो है यूके का, और किस नाम, किस खेल के लिए से संबंधित है? तो लॉन टेनिस के नाम से। लॉन टेनिस के लिए विंबलडन, विंबलडन कप लॉन टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 42, 42वां क्वेश्चन, आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो पहले आंसर ले लीजिए। आल्प्स एक मुर्दार पर्वत, और ये कहां का मुर्दार पर्वत है? यूरोप का। तो यूरोप का मुर्दार पर्वत आपका हो गया, यूरोप का मुर्दार पर्वत हो गया कौन? आल्प्स। और आपको फिर है उत्तर अमेरिका, यानी उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका का एक मुर्दार पर्वत है रॉकी, जो रॉकी कहां? उत्तरी अमेरिका। अफ्रीका के मुर्दार पर्वत को याद रखिएगा, एटलस। एटलस, एटलस मुर्दार पर्वत कहां? अफ्रीका महादेश का। दक्षिण अमेरिका में भी बहुत महत्वपूर्ण मुर्दार पर्वत है, और वो क्या है? एंडीज। एंडीज कहां है? एंडीज, एंडीज कहां है? एंडीज तो ये आपका दक्षिण अमेरिका। एंडीज दक्षिण अमेरिका, एंडीज दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का एंडीज हो गया, दक्षिण अमेरिका का एंडीज। दक्षिण अमेरिका का एंडीज, अफ्रीका का एटलस, उत्तर अमेरिका का रॉकी, यूरोप का आल्प्स, और हिमालय भी हमारा मुर्दार पर्वत है। तो यूरोप का मुर्दार पर्वत आल्प्स, उत्तर अमेरिका का रॉकी, अफ्रीका का एटलस, दक्षिण अमेरिका का एंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का फिर 48 नंबर क्वेश्चन है जीएस का, 48, 48 नंबर पे। निम्नांकित में किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है? तो ये तो समान वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाले काल्पनिक रेखा को मैप में क्या कहते हैं? समान वर्षा स्थान वाले स्थानों को, समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाले रेखा को समवर्षा रेखा कहते हैं। सी, ये तो नाम से ही पता चल जा रहा है, इसमें कुछ नहीं है। समान ऊंचाई वाला समोच्च हो जाएगा, समान तापमान वाला समताप हो जाता है, तो समान वर्षा को जोड़ने वाला समवर्षा रेखा होता है। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर 59 नंबर पर हम लोग का क्वेश्चन है जीएस का, 59 नंबर पर। हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने यूनिसेफ द्वारा चलाई गई किस पहल को लॉन्च किया है? सफर पहल, लक्ष्य पहल, नमन पहल, युवा पहल नहीं होगा, यही आंसर आपका होगा, लेकिन इसमें मैं बात कर रहा हूं, ये आंसर होगा, लेकिन ये युवा नहीं, युवा नहीं, युवा, युवा पहल, ये आपका
मतलब टाइपिंग मिस्टेक है, युवा पहल को लॉन्च किया है, युवा पहल को लॉन्च किया है। हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने यूनिसेफ द्वारा चलाई गई किस पहल को लॉन्च किया? युवा पहल। और इस युवा पहल में 10 वर्ष से 24 वर्ष के बच्चे, 10 वर्ष से 24 वर्ष तक के लोगों को, युवाओं को, 10 वर्ष से 24 वर्ष के युवाओं को शिक्षा और रोजगार, और कैसा शिक्षा? तो रोजगार परक शिक्षा और रोजगार का प्रसार करना है। और शिक्षा का मोड क्या हो? तो रोजगार परक हो, जिससे रोजगार मिले, इस बात के लिए ये पहल है। और युवा पहल जिसको बाल विकास मंत्रालय ने यूनिसेफ द्वारा चलाई गई पहल के अनुसार लॉन्च किया है। तो हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने यूनिसेफ द्वारा चलाई गई किस पहल को लॉन्च किया है? ये पहल यूनिसेफ का है। और इसको हमारा जो मंत्रालय है, बाल विकास मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय ने इस पहल को किया है, और यह है युवा पहल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस महादेश के अंतिम देश नाइजीरिया को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस महादेश के अंतिम देश नाइजीरिया को पोलियो मुक्त कहा गया है? तो हाल में सबसे अंत में पोलियो मुक्त घोषित किया गया है नाइजीरिया को, किसके द्वारा? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, WHO द्वारा नाइजीरिया को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन ही बोल रहा है। अब यह क्वेश्चन क्या है? किस महादेश के अंतिम देश नाइजीरिया को पोलियो मुक्त कहा गया है, किया गया है? तो किसके द्वारा? WHO के द्वारा। अब यहां तो सीधा सा क्वेश्चन ये है, ना तो यहां पोलियो से कोई मतलब है, ना विश्व स्वास्थ्य संगठन से मतलब है। क्वेश्चन का जो डिमांड है, क्वेश्चन ये है कि नाइजीरिया किस महादेश का देश है? क्वेश्चन सीधा सा ये है, नाइजीरिया किस महादेश का देश है? बाकी जो इंफॉर्मेशन है सही है, लेकिन क्वेश्चन जो हमारा रिक्वायर कर रहा है, क्वेश्चन जो डिमांड कर रहा है कि नाइजीरिया किस महादेश का देश है, और ये बहुत सिंपल से है, नाइजीरिया अफ्रीका का। नाइजीरिया किस कॉन्टिनेंट का है? अफ्रीका का। नाइजीरिया अफ्रीका का है, और नाइजीरिया का तट अटलांटिक महासागर से मिलेगा। नाइजीरिया का तट अटलांटिक महासागर से मिलेगा। नाइजीरिया अफ्रीका महादेश का देश है। नाइजीरिया का तट अटलांटिक महासागर से मिलेगा। फिर मैप पर आप देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 63, यानी जस्ट इसके बाद, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 की थीम क्या है? फ्री फ्रॉम कोरोना, सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ, टुगेदर वी कैन, टुगेदर वी विल, योगा विथ फैमिली। विश्व, ये इस तरह का क्वेश्चन बहुत रहता है एग्जाम में। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 का थीम क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 का थीम क्या है? तो ये थीम है सपोर्ट नर्सेज और मिडवाइफ्स और नर्सेज, जो हॉस्पिटल में मरीजों की सेवा के लिए होती हैं उनको नर्सेज कहते हैं, यानी जो उनके ट्रीटमेंट से एकदम टेक्निकली जुड़े होते हैं उनको नर्सेज कहते हैं। और भी रख रखाव के लिए जो काम करती हैं हॉस्पिटल में उनको मिडवाइफ्स कहते हैं। तो ये सपोर्ट मिडवाइफ्स, नर्सेज एंड मिडवाइफ्स, सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स, ये थीम है विश्व स्वास्थ्य दिवस का। विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम है सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जस्ट इसके बाद वाला है, 64 है। निम्नांकित में कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित नहीं है? रणजी ट्रॉफी क्रिकेट का है, द एसएस ट्रॉफी क्रिकेट का है, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट का है, राइडर कप। राइडर कप जो है वो क्रिकेट का नहीं है, ये गोल्फ का है। राइडर कप किसका है? गोल्फ का। राइडर कप गोल्फ का है,
तो आंसर हमारा डी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आपका 68 पे है। फिर बढ़ती हुई कीमतों और मांग में स्थिरता द्वारा प्रदर्शित स्थिति को किस रूप में जाना जाता है? मजदूरी जन्य मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति जनित मंदी, लागत जन्य मुद्रास्फीति, मांग जन्य मुद्रास्फीति। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक से देखिए। बढ़ती हुई कीमतों और मांग में स्थिरता द्वारा प्रदर्शित स्थिति को, बढ़ती कीमत बढ़ रहा है, मांग नहीं बढ़ रहा है, कीमत बढ़ रहा है, मांग नहीं बढ़ रहा है। तो कीमत बढ़ रहा है, मांग नहीं बढ़ रहा है। तो मांग नहीं बढ़ा तो मंदी की स्थिति हो गया। डिमांड अगर रुका हुआ है तो एक तरह से मंदी की स्थिति है। मांग नहीं बढ़ रहा है तो मंदी है, लेकिन कीमत बढ़ रहा है। तो कीमत बढ़ रहा है तो कीमत बढ़ता है इन्फ्लेशन के क्रम में, मुद्रास्फीति के क्रम में। मुद्रास्फीति है तो मुद्रास्फीति में क्या होता है? मुद्रास्फीति की स्थिति हो तो खास करके मुद्रास्फीति जब हो तो मंदी की स्थिति नहीं होती। मंदी को तोड़ने के लिए मुद्रास्फीति मुख्य रूप से रहता है। लेकिन मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति यानी वॉल्यूम ऑफ लिक्विडिटी, यानी तरलता, बाजार में तरलता बढ़ गया, मुद्रा की मात्रा बढ़ा दी गई है। चाहे जिस रूप से हो, लोन दे करके हो, जैसे हो, बाजार में मुद्रा की तरलता, मुद्रा का प्रवाह बढ़ चुका है। तो प्रवाह बढ़ा तो कहां? लोगों के पास मुद्रा गया, लेकिन मंदी नहीं टूट रहा है, फिर भी लोगों का परचेजिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ रहा है, लोग खरीदने में आगे नहीं जा रहे हैं, मांग नहीं बढ़ रहा है। ऐसा होता है जब आप प्रवाह बढ़ा दिए लेकिन वो कहीं जाकर के सेंट्रलाइज हो गया, जिस कारण से, जिस गलती से। तो मुद्रास्फीति, गवर्नमेंट तरलता बढ़ा दी, तो तरलता बढ़ाई तो गवर्नमेंट कोई ना कोई मैकेनिज्म के लेकर के ही पैसा दी होगी, चाहे वो गवर्नमेंट लोन लेकर के अतिरिक्त मुद्रा छापी। तो इसमें टैक्स बढ़ेगा, तो टैक्स बढ़ेगा तो महंगाई तो बढ़ेगा। अब इसमें कहीं ना कहीं कुछ गलती है, कहीं ना कहीं वो पैसा जाकर कहीं सेंट्रलाइज्ड हो गया है, कहीं एक जगह हो गया है, जिससे आम लोगों तक या ज्यादातर लोगों तक वो पैसा नहीं पहुंचा, तो फिर डिमांड नहीं बढ़ रहा, या और भी बहुत सारे फैक्टर्स इसमें होते हैं। तो मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति की स्थिति में मंदी टूटनी चाहिए और टूटती है, कीमत बढ़ती है। लेकिन यहां क्या है? बढ़ती हुई कीमत, कीमत बढ़ रही है तो मुद्रास्फीति की स्थिति बन सकती है। मुद्रास्फीति को कहीं ना कहीं कीमत बढ़ रहा है तो मुद्रास्फीति को दिखा रहा है। मांग में स्थिरता है तो मुद्रास्फीति भी है और मंदी भी है, और उस तरह का ऑप्शन हमारा बन रहा है बी पर, मुद्रास्फीति जनित मंदी, यानी मुद्रास्फीति के रहते हुए भी मंदी। ये कोई जरूरी नहीं है कि मुद्रास्फीति से ही मंदी है, मुद्रास्फीति के उपस्थिति में भी मंदी है। तो ऑप्शन सुटेबल इसमें बी होगा। तो 68 का आंसर आपका, 68 का आंसर हम लोगों का बी होगा। एक चीज हमने बताया, मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होगा? मुद्रा का प्रवाह बढ़ जाएगा, वस्तु सेवा की कीमत बढ़ जाएगी, मुद्रा का प्रवाह बढ़ जाएगा, वस्तु सेवा की कीमत बढ़ जाएगी, और मांग भी बढ़ जाती है, बढ़ जानी चाहिए। अगर कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो मांग बढ़ेगी, लेकिन कभी कभी जिस उद्देश्य से मुद्रास्फीति का किया गया उसमें कहीं ना कहीं कुछ गलती अगर हुआ मैकेनिज्म में, अपने व्यवस्था में, तो प्रवाह जो बढ़ाया गया, मुद्रा जो बढ़ाया गया, उसका सही जगह तक नहीं पहुंचा, तो फिर मंदी भी रह सकती है, जो बहुत खराब होता है। मुद्रास्फीति तो एक बुराई है, लेकिन बड़ी खराब बुराई को दूर करने के लिए मुद्रास्फीति को हमने ओढ़ा, लेकिन जो खराब स्थिति है उससे भी नहीं बच पा रहे हैं, तो ये बड़ा खराब स्थिति है। तो मुद्रास्फीति के रहते हुए भी जब मंदी हो,
इन्फ्लेशन के रहते हुए भी जब मंदी हो तो इसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं, और स्टैगफ्लेशन इकोनॉमी का बहुत खराब स्थिति होता है। मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी तो इसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन के साथ साथ अगर रिसेशन है तो इसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। यहां हमारा ऑप्शन यही होगा, बढ़ती हुई कीमत और मांग में स्थिरता द्वारा प्रदर्शित स्थिति को किस रूप में आप जाना जाता है, तो मुद्रास्फीति जनित मंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आएंगे, और ये क्वेश्चन 68 है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 70 नंबर पर हमारा फिर क्वेश्चन मिलेगा। हिंदी की किस उत्कृष्ट साहित्यकार को वर्ष 2019 के व्यास सम्मान के लिए चुना गया है? मन्नू भंडारी, विश्वनाथ त्रिपाठी, नरेंद्र कोहली, नासिरा शर्मा को चुना गया है। नासिरा शर्मा को 2019 के व्यास सम्मान के लिए चुना गया है, नासिरा शर्मा, और इनकी रचना है कागज का नाव। कागज का नाव, कागज का नाव इनकी रचना है, जिसके लिए इनको व्यास सम्मान दिया गया। और 2019 का व्यास सम्मान किसको दिया गया है? नासिरा शर्मा को। नासिरा शर्मा की रचना याद रखना, कागज का नाव। कागज का नाम नहीं, गलत हमने लिख दिया, कागज का नाव, बोट, कागज का नाव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग 71 नंबर पर अगला क्वेश्चन भी जीएस का है। किस देश ने हाल ही में सूडान के पहले उपग्रह का प्रक्षेपण किया? सूडान जो अफ्रीका का एक कंट्री है, अफ्रीकी देश है। सूडान अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकी देश है सूडान। और सूडान के पहले उपग्रह का प्रक्षेपण किसने किया है? तो चीन ने। तो आंसर सी होगा। सूडान के पहले उपग्रह सैटेलाइट का प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया? चाइना के द्वारा। सूडान कहां है? तो सूडान का जो तट मिलता है वो लाल सागर से मिलता है, रेड सी से मिलता है। और रेड सी कहां समझ रहे हैं? तो सूडान का तट मिलेगा रेड सी से। जैसे हमने बताया नाइजीरिया का तट मिलता है आपको अटलांटिक से, जो क्वेश्चन में आया था। उसी तरह सूडान के बारे में इसकी लोकेशन हम बता रहे हैं, सूडान का तट लगेगा लाल सागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेट है जीएस का, यानी आर्ट सब्जेक्ट का। भारतीय सर्जरी का जनक निम्न में से किसे कहा जाता है? भारतीय सर्जरी का जनक निम्न में से किसे कहा जाता है? सुश्रुत, अत्रेय, चरक, वाग्भट। तो सुश्रुत को, भारतीय सर्जरी का जनक सुश्रुत को कहा जाता है। और यहां एक इंफॉर्मेशन कि सुश्रुत आखिर किस काल के हैं? तो सुश्रुत है गुप्त काल के, गुप्त काल के। और चिकित्सा के क्षेत्र में एक और ये बड़ा नाम है चरक। चरक ये कनिष्क के काल के हैं, कुषाण काल के, कनिष्क के दरबार में चरक। तो ये आप याद रखोगे, क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा कि चिकित्सा के क्षेत्र के जो सर्जरी के लिए प्रथम सर्जन के रूप में जिनको भारतीय इतिहास में स्थापित किया जा सकता है, यह किया जाता है सुश्रुत किस काल के हैं? गुप्त काल के। और एक भारतीय इतिहास के एक बहुत बड़े एक चिकित्सक चरक किस काल के हैं? तो कनिष्क काल के। कनिष्क यानी वंश कौन हुआ? कुषाण वंश। और इस सेट में जनरल स्टडीज के 8 सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस खत्म होता है, यानी ये 76 नंबर पे जो क्वेश्चन था वो लास्ट क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच। अब फिर अगले सेट के साथ हम लोग मिलेंगे।